हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास रहेगी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की पार्ट 2। जैसा कि मैंने आप सबको बोला था कि हम शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों की सीबीएसई की प्रैक्टिस के लिए चैप्टर्स कर रहे हैं, जिसमें आज हम करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर को कंप्लीट। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में हेल्थ क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कॉमन डिसीजेस के बारे में, पढ़ा अलग अलग पैथोजन से होने वाली बीमारियां पढ़ी, जैसे कि हमने पढ़ा वायरस से होने वाली बीमारी, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, मलेरिया के बारे में पढ़ा, वॉर्म्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने मलेरिया की लाइफ साइकिल भी देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने किया कि भाई इम्यूनिटी क्या होती है, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, उनके बैरियर्स पढ़े। और उसके बाद हमने एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी करी, एलर्जी करी, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन करी। आज की क्लास को हम शुरू करेंगे ऑटो इम्यूनिटी के साथ। ठीक है, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है स्टूडेंट? देखो सीधी सी भाषा में बताऊं तो जब हम खुद की और दूसरे की चीज में फर्क करना भूल जाएं, यानी कि हमें ना पता लगे कि हमारी खुद की चीज क्या है और दूसरे की चीज क्या है। मतलब हम कहते हैं ना कि कई बार हम खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं, वैसी सिचुएशन है। यानी कि हमारी बॉडी जो है वो पहचान ना पाए खुद की सेल और दूसरे की सेल के बारे में, और खुद की सेल को ही डिस्ट्रॉय करने लगे। सुनिए ध्यान से, समझिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व्ड इन हायर वर्टिब्रेट्स बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सेल्फ सेल। ठीक है, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जब हम डिफरेंशिएट कर पाए दोनों में। लेकिन यहां पर क्या होता है, व्हाइल वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस टू corollaries of this ability have to be understood. One higher vertebrate can distinguish foreign molecule as well as foreign organism. Most of the experimental immunology deals with this aspect too. Sometimes due to genetic and other unknown reason the body attacks cell. ये क्या बोल रहा है स्टूडेंट? ये बोल रहा है, जैसा कि मैंने आपको लोगों को बोला कि हम ऑर्गेनिज्म में ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है कि हम खुद की सेल और फॉरेन सेल में डिफरेंस करना भूल जाएं। लेकिन इसका कारण क्या है ये हम पता नहीं लगा पाए हैं। कुछ कहते हैं कि कारण है क्या, जेनेटिक जो है वो कारण है जिसकी वजह से हम खुद की सेल पे ही अटैक कर देते हैं। ठीक है, और कुछ कहते हैं कि हायर वर्टिब्रेट्स में तो ये चीज होती है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म और उसमें डिफरेंशिएट करना। ठीक है, दिस रिजल्ट इन डैमेज टू द बॉडी एंड इज कॉल्ड ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। और इसी से डैमेज हो जाता है क्योंकि वो खुद की ही सेल को मारने लग जाती है, जिसे बोलेंगे ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल क्या है? तो इसके एग्जाम्पल है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इस बीमारी, ये जो बीमारी है, या हाशिमोटो डिसीज है, या ग्रेव डिसीज है, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल है ऑटो इम्यून के। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। The human immune system consists of lymphoid organs, tissue, cells and soluble molecules like antibodies. So ये सारी चीजें आती है, एक एक करके सारों को पढ़ेंगे। As you have read, immune system is unique in the sense that it recognizes foreign antigens, respond to these and remembers them. आप सभी जानते हो इम्यून सिस्टम की खासियत क्या है कि वो फॉरेन ऑर्गेनिज्म को पहचानता है और उसके अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिसीजेस एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। यानी कि जब जब किसी चीज से एलर्जी होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है कैसे? ओवर रिएक्ट करके। याद आया? जब जब ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है हमारा इम्यून सिस्टम खुद की ही सेल को डैमेज पहुंचाता है। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में किसके पे इफेक्ट करता है? रिजेक्ट कर देता है वो ग्राफ्ट को। क्या कर देता है? ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देता है। अब एक एक करके सारे के सारे क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम के पार्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि ऑर्गन्स को पढ़ेंगे सभी की सभी को। तो पहला आता है लिम्फोइड ऑर्गन्स। क्या है लिम्फोइड ऑर्गन स्टूडेंट्स? दीज आर द ऑर्गन्स where origin and और maturation and proliferation of lymphocyte occur। यानी कि lymphoid organs वो जगह है जहां पे lymphocytes की origin होती है, maturation होती है, यानी synthesis और maturation दोनों होती है। ठीक है, synthesis और maturation दोनों होती है। प्राइमरी lymphoid organs कौन है? बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो क्या करता है स्टूडेंट? तो ये synthesize करता है lymphocyte को, और थाइमस उसको mature करता है। where immature lymphocyte डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, यानी कि वो मैच्योर हो जाती है। ठीक है, एंटीजन सेंसिटिव हो जाती है। ठीक है, आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोसाइट माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के पास जाएगी। कौन है वो है स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, टॉन्सिल्स हो गए। ठीक है, पियर स्पेसिस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स, इन सब जगहों पर जाती हैं। द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स प्रोवाइड द साइट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजन्स। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या होता है? देखो, प्राइमरी में वो आई, बनी, मैच्योर हुई, सेकेंडरी में जाकर अब वो एंटीजन के साथ भिड़ेगी, यानी लड़ाई लड़ुई होगी अब। ठीक है, विच देन प्लोरिफिलेट टू बिकम इफेक्टर सेल्स। द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन्स आपको डायग्राम में दिखाया गया है, आप डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए
द बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन। अब एक एक करके पढ़ेंगे हम बाकी ऑर्गन, बोन मैरो के बारे में पढ़ेंगे पहले। बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन्स वेयर ऑल द ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिम्फोसाइट, ये सब बोन मैरो में ही बनती है। द थाइमस इज अ लोब्ड, कौन सा लोब्ड? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ये भी याद रखिएगा, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड नियर द हार्ट एंड beneath the breastbone. The thymus is quite large at the time of birth, but keeps reducing its size with age, and by the time of puberty, it reduces to a very small size. क्या बोलना चाहता है ये बोल रहा है कि थाइमस एक जो चीज, थाइमस जो हमारी ग्लैंड है, वो बर्थ के टाइम तो बड़ी सारी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, वो धीरे धीरे छोटी होती जाती है, ठीक है। और सीधी सी बात है, अगर थाइमस छोटी होती जाएगी तो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी घटती जाएगी। तो यहाँ पर लिख दीजिए CMI भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, ठीक है। चलिए, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, बिल्कुल सही। द स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन। अब स्प्लीन की बात कर रहे हैं अगेन। It mainly contains lymphocytes and phagocytes. स्प्लीन के पास क्या होती है? lymphocytes होती हैं, phagocytes होती हैं. It acts as filter of the blood by trapping blood-borne microorganisms. Spleen also has a large reservoir of erythrocyte. याद रखिएगा, स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। The lymph nodes are small and solid structure located at different points along the lymphatic system. lymphatic system के साथ साथ में ही lymph node चलती रहती हैं, ठीक है। Lymph nodes serve to trap the microorganism or other antigen which happen to get into the lymph and the tissue fluid. ये एक तरीके से छलनी की तरह होती है। जैसे कि हम छलनी में कोई चीज डालते हैं तो सारा का सारा जो बड़े बड़े कूड़े के पार्टिकल्स होते हैं वो छलनी में ही रह जाते हैं। उसी तरीके से लिम्फ नोड्स क्या करते हैं? लिम्फ नोड्स भी ऐसी ही ऑर्गन्स होती हैं जिनके अंदर से जब कोई भी चीज पास होती है तो माइक्रोब्स ऊपर ऊपर रह जाती है, ठीक है। Antigen trapped in the lymph nodes are responsible for the activation of lymphocyte present there and cause the immune response. अब क्या करेंगी? देखो, lymph nodes एंटीजन को पकड़ लेंगी, उन एंटीजन को पहचानेगी कौन? lymphocyte, और फिर काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। There is lymphoid tissue also located within the lining of the major tract, respiratory, digestive and urogenital tract called as mucosa associated lymphoid tissue. स्टार मार्क कर लीजिए। माल्ट क्या होता है? माल्ट की फुल फॉर्म है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इसके अलावा और भी आल्ट होते हैं, जैसे कि गाल्ट होता है गट का, ठीक है, कार्ट होता है सी वाला, क्यूटेनियस होता है, ठीक है, तो ये भी होते हैं। एक और भी होता है एन, नेटल, ठीक है, तो ये नेजल, सॉरी, तो आपके पास सी कार्ट भी होता है, क्यूटेनियस, गाल्ट होता है गट का, ठीक है, और हमारे पास बचता है नाल्ट, नेजल ट्रैक्ट का, ठीक है। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है ना कि ये रेस्पिरेटरी भी होते हैं, नेवल वाला हो गया, डाइजेस्टिव भी होते हैं, यूरोजेनिटल भी होते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं एड्स के ऊपर। एड्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। एड्स जो है एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत खतरनाक है। एड्स की फुल फॉर्म सबसे पहले तो एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब क्या है? एक्वायर्ड मतलब ये हमने एक्वायर किया है, ठीक है, इनबोर्न नहीं होता, ये हम एक्वायर करते हैं। अब आप बोलोगे बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर भी होती है एड्स, आगे बताया भी गया एनसीईआरटी में, तो याद रखिएगा उसने वो भी अपनी मदर से एक्वायर किया है। तो एक्वायर्ड क्या होता है? एक्वायर्ड यानी दूसरे से लिया जाता है। इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी इम्यून सिस्टम को वीक करने वाला, डेफिशिएंट करने वाला, सिंड्रोम यानी कि सिम्टम्स का ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। This means deficiency of immune system acquiring during the lifetime of an individual, indicating that it is not a congenital disease. ये congenital disease नहीं होती, ये acquire की जाती है, innate नहीं होती, acquire की जाती है, ठीक है। Syndrome means a group of symptoms. It was first reported in 1981 and in last 25 years or so it has spread all over the world, killing more than 25 million person. यानी 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को एड्स जो है वो मार चुका है पिछले 25 सालों में। क्लियर? आगे, एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV, मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ रेट्रोवायरस, यानी HIV रेट्रोवायरस होता है जिसके पास RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, एक प्रोटीन की कवरिंग होती है, ग्लाइकोलिपिड की, एक्चुअली एनवेलप होता है ग्लाइकोलिपिड का बना हुआ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। HIV क्या होता है? एड्स का पॉजिटिव एजेंट होता है। HIV जो होता है वो एक रेट्रोवायरस है, यानी कि उसका जेनेटिक मटेरियल RNA है। आगे देखोगे आप ये, व्हिच हैव एन एनवेलप एनक्लोजिंग RNA genome। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली ऑकर्स बाय, कैसे होता है ट्रांसमिशन? तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स। इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स मतलब कुछ ड्रग वाले लोग होते हैं ना, वो सीधे यहाँ पर जो वेनम्स आपको ग्रीन कलर की दिखती है वहां पर अपना इंजेक्शन लगाते हैं ड्रग का। तो उससे भी मान लीजिए किसी एक पर्सन के एड्स था, उसने वो इंजेक्शन लगाया और वही दूसरे ने लगा दिया तो एड्स फैल जाता है, ठीक है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। तो ये 4 तरीके हैं एड्स के फैलने के। क्या क्या? पहला है कंटेमिनेटेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट के फ्यूजन से, सेक्सुअल इंटरकोर्स से, ठीक है, एंटी वेनम ड्रग को ट्रांसफर करते टाइम, या फिर चौथा मदर से बच्चे में, ठीक है। सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल sexual partners, drug addict who
take drug intravenously, individuals who require repeated blood transfusion and children born to an HIV infected mother। तो सीधी सी बात है, चारों का आपको मिल गया है। सेक्सुअल इंटरकोर्स जो ज्यादा करेगा, ठीक है, अलग अलग पार्टनर्स के साथ भी वो भी ड्रग एडिक्ट होंगे, जो ज्यादा से ज्यादा ड्रग लेते हैं, ठीक है, जिनको बार बार ब्लड की जरूरत पड़ती है यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, और जिनकी मदर कैरियर है, ठीक है, यानी जिनकी मदर को एड्स है, ठीक है। उसके बाद फाइंड आउट, चलिए, इट इज इंपॉर्टेंट दैट to note that HIV AIDS do not spread by mere touch or physical contact. It spread only through the body fluids. It is hence imperative for the physical and psychological well-being that the HIV AIDS infected persons are not isolated from the family and society. ये क्या कहना चाहता है? HIV हाथ मिलाने से, गले मिलने से, इकट्ठे खाने से नहीं फैलता है, ये बॉडी के फ्लूइड एक्सचेंज होने से फैलता है। तो इसीलिए HIV, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम HIV इन्फेक्टेड पर्सन को दूर ना रखें, ठीक है, अपने साथ ही रखें, ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स, एंड यस, जब आपको इन्फेक्शन होता है तब से लेके एड्स के सिम्टम आने तक के पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, और इसमें गैप होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज इन्फेक्शन हुआ आज एड्स के सिम्टम आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू मैनी ईयर्स, और ऐसा हो सकता है कि आज इन्फेक्शन एंटर किया और कई सालों बाद आपको सिम्टम्स मिले हैं, ठीक है। तो सिम्टम्स का बहुत ज्यादा चक्कर होता है एड्स में। उसके बाद after getting into the body of the person, the virus enters into the macrophages where RNA genome of the virus replicate to form viral DNA with the help of the enzyme reverse transcriptase, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, चलिए इसको देखने के लिए हमें पहले डायग्राम पे चलते हैं, फिर ये पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको दिख रहा है रेट्रोवायरस, और रेट्रोवायरस की खास बात क्या है भाई, इसके पास RNA होता है इन द एनवेलप, ठीक है। तो ये RNA वाला रेट्रोवायरस दिख रहा है, ये कहाँ चला गया, एनिमल सेल के पास चला गया, एनिमल सेल को ही मैक्रोफेज बोलेंगे, ठीक है। और ये बाद में जाके HIV फैक्ट्री बन जाती है, हम पढ़ेंगे, ये HIV फैक्ट्री में टर्न हो जाएगी। तो जैसे ही RNA अंदर गया, अंदर जाके ये इसने अपना क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से अपना RNA को अंदर पहुंचा दिया। उसके बाद क्या है, ये किसी भी सेल के अंदर एंटर करेगा, उसके DNA को अल्टर करेगा, और फिर क्या करेगा, वो DNA नई सेल्स बनाने लग जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अब इसको। Yes, after getting into the body of the person, the virus enters into macrophage यानी कि animal cells, where RNA genome of the virus replicate to form viral DNA with the help of enzyme reverse transcriptase, यानी reverse ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से ये जो RNA है वो अपने आप को वायरल DNA बनाने के लिए कहेगा, मतलब बनवाएगा, ठीक है। दिस वायरल DNA गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल DNA, अब ये जिस सेल के अंदर गया है यानी मैक्रोफेज के अंदर गया है उसके अंदर चला जाएगा, एंड डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल, और अब ये सेल क्या बनाने लगेगी, वायरस वाले ही पार्टिकल बनाने लगेगी। तो मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस, एंड इन दिस वे इट एक्ट लाइक HIV फैक्ट्री, अब ये वायरस बनाने लगी है इसीलिए इसे HIV फैक्ट्री कहेंगे, ठीक है। Simultaneously, HIV enters into the helper T lymphocyte, HIV T lymphocyte में भी चली जाएगी, कौन सी T lymphocyte, helper में, replicates and produce progeny virus, वहां पर भी जाके प्रोड्यूस करने लग जाएगा। तो progeny virus released in the blood attack other T lymphocyte, this is repeatedly leading to progressive decrease in the number of helper T lymphocyte in the body of the infected person. During this period, the person suffer from bouts of fever. चलिए ये क्या बोल रहा है, ये ओवरऑल क्या बोल रहा है, देखिए। मैक्रोफेज में गया, उसे HIV फैक्ट्री में टर्न कर दिया, टी हेल्पर लिम्फोसाइट में गया, उन्हें खराब करता जा रहा है, और धीरे धीरे और टी लिम्फोसाइट को खराब करता जा रहा है, जिससे कि बॉडी में टी हेल्पर लिम्फोसाइट कम हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी। इससे क्या होता है, बाउट्स ऑफ फीवर आते हैं, यानी कि फीवर होता है फिर नहीं होता, फीवर होता है फिर नहीं होता, यानी गैप में फीवर होता है, डायरिया हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम सच एज दोज डिसीज ड्यू टू बैक्टीरिया स्पेशली। ये क्या बोलना चाहता है ओवरऑल, ये बोलना चाहता है कि अब जिस पर्सन के अंदर टी हेल्पर लिम्फोसाइट कम हो चुकी है, अब उसकी बीमारी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत ही नॉर्मल डिसीजेस से भी उसको जान का खतरा हो जाता है, ठीक है। जो नॉर्मल डिसीज होती है बिल्कुल, उनसे भी जान का खतरा हो जाता है, जैसे कि डिसीज जो कि माइकोबैक्टीरियम, वायरस, फंजाई या पैरासाइट लाइक टोक्सोप्लाज्मा से होती है, ठीक है। The patient becomes so immunodeficient that she is unable to protect himself against this infection. A widely used diagnostic text, यहाँ से देखिए, अलग से देखिए, जो डायग्नोस्टिक टेक्स्ट है वो क्या है, टेस्ट है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, यानी कि ELISA टेस्ट, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स with antiretroviral drug is only partially effective. They can only prolong the life of the patient but cannot prevent death, which is inevitable, यानी कि मौत से नहीं बचा सकता, ये सिर्फ थोड़ा सा काम कर सकता है बस, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ एड्स क्या है भाई, प्रिवेंशन ऑफ एड्स है, एज एड हैज नो क्योर, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन, तो आपको प्रिवेंशन ही करनी पड़ेगी क्योंकि कोर नहीं है, मतलब क्योर नहीं है हमारे पास। मोर ओवर HIV इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड ड्यू टू द कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न एंड इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस इन एडवर्टेंटली लाइक निमोनिया और टाइफाइड, यानी कि सीधी सी बात है ना कि अगर आपको एड्स हो, अगर किसी पर्सन को एड्स हो रहा है तो उसका रीजन उसकी ही लापरवाही होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ठीक है, मतलब देखो एड्स का एक पर्टिकुलर रीजन होता है, आपको पता है ना कि किन किन जरियों से एड्स फैलता है, तो आपको बस ध्यान रखना है, प्रिवेंशन करनी है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप चलते फिरते आपको खांसी जुकाम हो जाता है वैसे एड्स हो जाएगा, नहीं ना। तो आपको एड्स पे कैसे कंट्रोल करना है आपको पता होना चाहिए, ऑफ कोर्स।
इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट्स न्यूबॉर्न मदर में टेक प्लेस ड्यू टू द पुअर मॉनिटरिंग। हाँ, ऐसा हो सकता है कि देखो जो ट्रांसफ्यूजन से है या मदर से पेरेंट्स जो ट्रांसफ्यूजन से आया है या नए न्यूबॉर्न में आया है मदर से, उनके अंदर ऐसा हो सकता है कि पुअर मॉनिटरिंग की वजह से हुआ है, यानी ध्यान ना देने की वजह से हो गया। लेकिन अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह से हो रहा है या इंट्रावेनस ड्रग से हो रहा है तो स्टूडेंट्स ये तो आप मतलब आपके हाथ में है ना, आप खुद को आप जानते हो कि आपको कैसे इन चीज़ों से मतलब प्रिवेंशन करनी है, ठीक है। द ओनली एक्सक्यूज मे बी इग्नोरेंस एंड इट हैज बीन रिजिडली राइटली सेड, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस की वजह से मत मरो भाई, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। इन आवर कंट्री द नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको एंड अदर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज आर डूइंग अ लॉट टू एजुकेट पीपल अबाउट एड्स। इस तरीके से सिंपल होता है नाको का, ठीक है। रेड कलर का सिंपल होता है और उसके नीचे नाको लिखा होता है, ये आपने देखा होगा शायद, ठीक है। WHO has started a number of programs to prevent the spreading of HIV infection, making blood safe from HIV during the use of disposable needles, syringes in public and private hospital। ये सारा पढ़ने वाला सामान है स्टूडेंट, इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है, सीधी सी चीजें हैं बिल्कुल। इन्फेक्शन विद HIV और हैविंग एड इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन। देखो छुपाना नहीं चाहिए, अगर ऐसा इन्फेक्शन हो जाए क्योंकि उससे फैलने का चांसेस बढ़ जाता है, तो भाई अगर आपको पता लगता है तो आप जानिए। और यस, इंसान को दूर मत करिए। अगर किसी के HIV आपको पता लगता है कि इसे एड्स है तो उसे दूर नहीं करना होता, ठीक है, अपने साथ ही रखना होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कैंसर के ऊपर। व्हाट इज कैंसर स्टूडेंट? कैंसर एक ऐसी डिसीज है जो कि बहुत ही खतरनाक है, आप सभी जानते हो। कैंसर बहुत 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 ज्यादा, देखो एनसीईआरटी की पहली लाइन देखिए, कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिसीज, यानी जानलेवा बीमारी है ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड इज मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। मोर देन 1 मिलियन Indians suffer from cancer and a large number of them die from it annually, ठीक है। नीचे चलते हैं। The mechanism that underlie development of cancer or oncogenic transformation of cell, oncogenic transformation मतलब जब normal cell से cancerous cell बन जाती है उसे बोलते हैं। Its treatment and control have been some of the most intense area of research in biology and medicine, ठीक है। In our body क्या करती है कैंसर की सेल? इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल एंड रेगुलेटेड। देखो हमारी बॉडी में जब भी कोई सेल ग्रो करती है, डिफरेंशिएट करती है, तो बहुत ज्यादा वो क्या होती है, कंट्रोल से होती है। मतलब एक प्रोसेस ही मेंटेन है जो कि कैरी फॉरवर्ड होती है, तभी हमारी बॉडी में सिस्टम चलते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में क्या क्या होता है, ट्यूमर सप्रेसर होता है, यानी कि जब कोई सेल ज्यादा से ज्यादा ग्रो, सीधी सी बात समझो, बस इतनी बात समझो। देखो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, जब एक मान लीजिए यहाँ पर कई सारी सेल्स ग्रो कर लिए, 3 सेल्स ग्रो कर लिए, ठीक है। जैसे ही 3 सेल की टच में चौथी सेल आती है ना, तो हमारी बॉडी वहां पर कहती है बस करो यार, हो गई सेल ग्रोथ, ठीक है। ऐसा सिस्टम होता है, इसे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, चलिए। इन कैंसर सेल देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ दीस रेगुलेटरी मैकेनिज्म। देखो हमारी बॉडी कुछ पर्टिकुलर फंडों पे ही चलती है, बॉडी कहती है ये होगा तो ही सेल ग्रो डिफरेंशिएट करेगी। लेकिन कैंसर सेल के केस में ये नहीं होता, यानी कि कोई भी फंडा नहीं चलता, वो अपनी मर्जी से ग्रो करती है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल सेल शो प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच कॉन्टैक्ट विद द अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। यानी कि एक ग्रो कर रही है सेल, उसके टच में दूसरी ग्रोथ आएगी सेल की, तो वो उस सेल की ग्रोथ को रोक देगी, यानी कॉन्टैक्ट की वजह से इनहिबिट कर दिया, ठीक है। लेकिन कैंसर सेल ऐसा नहीं करती, वो और ग्रो करती है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितने टच में आ रहा है, कौन कितने कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ठीक है। कैंसर सेल अपीयर्स टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी, यानी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होती कैंसर सेल में। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैंसर सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड, गिविंग राइज टू द मैसेज ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर, ठीक है। ट्यूमर 2 टाइप का होता है, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, नॉर्मली रिमेन कॉन्फाइंड टू एक, मतलब जहां पर हुआ वहीं पर रहता है, ज्यादा हानिकारक नहीं होता है, ठीक है। पूरी बॉडी को नहीं फैलता है, मतलब पूरी बॉडी में नहीं फैलता है, इससे कम डैमेज पहुंचाता है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो कि अदर हैंड आर अ मास प्रोलिफरेटिंग सेल कॉल्ड नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल। ये बहुत ज्यादा प्रोलिफरेटिंग सेल होती है, यानी जगह जगह पर जाकर अपना इफेक्ट दिखाती है। दीज सेल ग्रो वेरी रैपिडली, इन्वेटिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। एज दीज सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो, दे आल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल बाय कंपीटिंग फॉर द वाइटल न्यूट्रिएंट्स। सीधी सी बात है, एक जगह पे कैंसर सेल भी ग्रो कर रही है, नॉर्मल सेल भी ग्रो कर रही है, दोनों को खाना चाहिए, तो दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होगा, यानी नॉर्मल सेल को भी ग्रो करने से रोकेगी, ठीक है। खुद तो ग्रो कर ही रही है और दूसरे को भी ग्रो नहीं करने देगी, ठीक है। सेल्स स्लफ फ्रॉम सच ट्यूमर reach distant site through blood, and wherever they get lodged into the body, they start a new tumor there. This property called metastasis, and this most fear property of the malignant tumor. सुनो ध्यान से, ट्यूमर होता है 2 टाइप का, बिनाइन जो कि कम खतरनाक होता है क्योंकि जहां पर होता है वहीं पर रहता है, इसलिए कम इफेक्ट दिखाता है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक, वो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाता रहता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, और जहां जहां जाता है वहां पे अपने आप को बढ़ाता है, और खुद को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, नॉर्मल सेल की ग्रोथ को रोकता भी है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इस प्रॉपर्टी को, यानी कि जगह जगह जाके ग्रो करना, इसे बोलते हैं मेटास्टेसिस, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है, बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली चीज है, ठीक है। ओके, कैंसर के कॉजेज क्या हो सकते हैं भाई? ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल में बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स, दीस एजेंट कार्सिनोजेंस, यानी कार्सिनोजन की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होती है, नॉर्मल सेल कैंसर सेल में बदल जाती है। आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्स रेज एंड गामा रेज एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी कॉज डीएनए डैमेज लीडिंग टू द न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेन कारण क्या है, डीएनए डैमेज होता है, चाहे एक्स रे से हो, गामा रे से हो, यूवी रे से हो, किसी से भी हो, डीएनए डैमेज होगा और उससे कैंसर हो सकता है, ठीक है, यानी नॉर्मल सेल ऑन्कोजेनिक सेल में बदल जाएगी। द केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। तो लंग कैंसर क्यों होता है, क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं किसमें, टोबैकोस में होते हैं, वो वाला जो टाइप होता है वो क्या करता है, वो अगेन कैंसर की सेल को ग्रोथ करवाता है, ठीक है। कैंसर कॉजिंग वायरस कॉल्ड एज ऑन्कोजेनिक वायरस हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन्स। Furthermore, several genes called cellular oncogenes or proto-oncogenes have been identified in the normal cell, which when activated under certain condition could lead to the oncogenic transformation of the cell. यानी ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जितने भी ऑन्कोजेनिक वायरस हैं उनके अंदर कुछ जीन होते हैं, उन जीन का मल्टीप्लिकेशन भी आगे कैंसर को बढ़ाता है, ठीक है, नॉर्मल चीजें हैं, पढ़ लेना। आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज रहेगी, एड्स को पता करवाने का जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है उसे वेस्टर्न ब्लोटिंग कहते हैं, ठीक है, वो भी लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, एड्स का कंफर्मेशन टेस्ट है वेस्टर्न ब्लोटिंग, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ बट इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लो, ठीक है, वेस्टर्न ब्लोटिंग, क्लियर। चलिए, कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस क्या होता है, देखिए, early detection of the cancer is essential as it allows the disease to be treated successfully in many cases. Cancer detection is based on the biopsy and histopathological study of the tissue and the blood and the bone marrow test for increased cell count in the case of leukemia. तो कैंसर को स्टार्टिंग में पता लगा लो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि फिर उसको क्योर करना आसान हो जाता है। दूसरी चीज ये बोल रहा है कि कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज होती है, बायोप्सी सबसे ज्यादा जो प्रचलित फिनोमेना है, यानी पॉपुलर है। उसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज यूज होती है, ठीक है। इन बायोप्सी में क्या होता है, पीस ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू द थिन सेक्शन इज स्टेन्ड एंड एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी, सीटी एंड एमआरआई, तीनों की फुल फॉर्म कर लीजिएगा नीट वाले, ठीक है, आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। तो ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि बायोप्सी में क्या किया जाता है, एक टिश्यू का छोटा सा पार्ट लिया जाता है, उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, ठीक है, और उससे पता लगाया जाता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूज एक्सरे टू जनरेट अ 3-dimensional इमेज ऑफ द इंटरनल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एमआरआई यूजेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन टू एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू। तो ये सारी टेक्निक्स यूज होती है बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग देखने के लिए और फिर स्कैन करने के लिए कि कैंसर है कि नहीं है, ठीक है। कौन कौन सी, एमआरआई, सीटी और रेडियोग्राफी, जिसमें एक्सरे होती है, ठीक है। एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर आल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। एंटीबॉडीज का भी इस्तेमाल किया जाता है कुछ प्रकार के कैंसर को पता लगाने के लिए। टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी can be applied to detect gene in the individual with inherent susceptibility of certain cancer. Identification of such genes which predispose an individual to certain cancer may be helpful in prevention of cancer. Such individuals may be advised to avoid exposure to particular carcinogen to which they are susceptible. यानी कि अगर हमें पता लग जाता है कि किसी पर्सन के कैंसर हो रहा है, टबैको की वजह से हो रहा है, तो उसे बोला जाता है भाई बंद कर दे टबैको खाना, ठीक है, कैंसर से बच जाएगा, ठीक है, यानी कि पहले से पता लगा दिया एंटीबॉडी की वजह से। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर क्या है भाई, द कॉमन अप्रोचेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी की जाती है, रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। इन रेडियोथेरेपी में क्या किया जाता है, ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लीथली टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर मास। यानी कि जहां पर भी दिक्कत है, जैसे कि यहाँ पर कोई कैंसर की सेल है तो यहाँ पर लगातार वो रेडिएशन पास की जाती है और कोशिश की जाती है कि आसपास की सेल को डैमेज ना हो, क्योंकि सीधी बात है ना, आसपास की सेल खराब हो जाएंगी उन रेडिएशन से, ठीक है। सेवरल कीमोथेरेपिक ड्रग्स आर यूज्ड टू किल कैंसरस सेल। कीमोथेरेपिक ड्रग भी दिए जाते हैं, स्टेजेस पे डिपेंड करता है कि कैसे स्टेजेस हैं। Some of these are specific for particular tumors. Majority of the drug have side effect like hair loss, anemia, etc. आपने देखा होगा कैंसर वाले लोगों के बाल जो होते हैं बहुत स्पीड में झड़ते हैं, वो क्यों होते हैं, क्योंकि साइड इफेक्ट होते हैं इन सभी ड्रग्स के, ठीक है। मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, यानी कि सब कुछ मिला के दिया जाता है तभी वो कैंसर ठीक होते हैं ज्यादातर। ट्यूमर सेल हैव बीन shown to avoid detection and destruction by immune system. Therefore, the patients are given substances called biological response modifiers such as alpha interferon which activate the immune system and help in destroying the tumor. देखो ट्यूमर सेल के पास एक खास बात होती है, वो इम्यून सिस्टम को पहचानने ही नहीं देती कि मैं ट्यूमर हूँ, ठीक है। अब इम्यून सिस्टम पहचानेगा ही नहीं कि भाई ये खतरनाक है तो मारेगा कैसे, इसीलिए कुछ स्पेशल क्या निकलते हैं, अल्फा इंटरफेरोन निकलते हैं, जिसकी वजह से वो पहचान पाए कि भाई ये ट्यूमर की सेल है, इन्हें मारना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आते हैं हम ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज में। तो मैं क्लियरली बोल रही हूँ, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज के अंदर ज्यादातर चीजें जो है वो पढ़ने की है, मैं पढ़ूंगी, आपको समझ में आ जाएगा, जो बताने वाली चीजें होंगी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चलिए, surveys and statistics show that use of drug and alcohol has been on the rise, especially among the youth.
This is really a cause of concern as it could result in many harmful effects. Proper education and guidance would enable to youth to safeguard themselves against the offensive behavior pattern and follow healthy lifestyle. आजकल यूथ में ही सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्हें इनके बारे में अवेयरनेस देनी बहुत जरूरी है. The drugs which are commonly abused are opioids, cannabinoids and coca alkaloids. Clear? Majority of these are obtained from flowering plants. Some are obtained from fungi. ज्यादातर flowering plant में मिलते हैं, लेकिन कुछ एक fungi से भी निकलते हैं. पढ़ेंगे आगे, ठीक है. सबसे पहले आ जाते हैं ओपियोइड में. तीनों पढ़ेंगे, ओपियोइड भी पढ़ेंगे, कैनाबिनॉइड भी पढ़ेंगे और कोका एल्कलॉइड भी पढ़ेंगे. सबसे पहले ओपियोइड के बारे में पढ़ लेते हैं. ओपियोइड आर द ड्रग्स. भाई सही बात है, ओपियोइड ड्रग होते हैं विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर. यानी किसको बाइंड करते हैं? ये ओपियोइड रिसेप्टर को बाइंड करते हैं, ठीक है. प्रेजेंट इन अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो होते हैं ओपियोइड रिसेप्टर, उनको बाइंड करते हैं. हीरोइन. हीरोइन का नाम आपने सुना होगा, ज्यादातर फिल्मों में होता है, ठीक है. कॉमनली कॉल्ड स्मैक. स्मैक बोला जाता है इसे. इस केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन. इसे स्टार मार्क करो. क्या होती है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन होती है हीरोइन, ठीक है. विच इज अ व्हाइट यानी सफेद रंग की होती है. ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं होती. बिटर यानी कड़वी होती है. क्रिस्टलाइन कंपाउंड यानी दानेदार चीज होती है, ठीक है. दानेदार व्हाइट कलर का सा पाउडर होता है, बिना स्मेल वाला, ठीक है. दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन. अब देखो, डाई एसिटाइल मॉर्फिन है तो मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनेगी, ठीक है. विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ. कहाँ के लेटेक्स से भाई? पॉपी प्लांट के लेटेक्स से. पापावर सोमिनिफेरम. जनरली टेकन बाय द स्नोटिंग एंड इंजेक्शन. हीरोइन इज डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन. स्नोटिंग यानी कि नाक से जो सूंघ के लेते हैं वो वाला तरीका हो गया, या इंजेक्शन से ली जाती है हीरोइन. और ये क्या करती है? ये डिप्रेसेंट होती है और बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन कर देती है, ठीक है. कैनाबिनॉइड्स आर अ ग्रुप. अगले पे चलते हैं. कैनाबिनॉइड पे आ गए हम. आर ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इंटरैक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर. वो किसको कर रहे थे? ओपियोइड को. ये कैनाबिनॉइड रिसेप्टर को. प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन. ब्रेन में ही, ठीक है. नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा. नाम से पता लग रहा है. द फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड द रेसिन्स ऑफ कैनाबिस प्लांट्स आर यूज्ड फॉर वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस marijuana, हाशिश, चरफ एंड गांजा. ये सब ड्रग बनाने में काम आते हैं. कौन? कैनाबिस सटाइवा की बॉडी के मतलब प्लांट के अलग अलग पार्ट, ठीक है. जनरली टेकन बाय इनहेलेशन यानी कि जनरली इनहेल करके लिया जाता है. एंड ओरल डाइजेशन, सीधा खा भी लिया जाता है. दीज आर नोन एज देयर इफेक्ट ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी. ये बॉडी के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है. उसके बाद चलते हैं तीसरे टाइप की कैटेगरी पे. कोका अल्कोलाइड, जिसे कोकेन भी कहते हैं. इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका, नेटिव इन द साउथ टू द साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका की साइड में मिलता है. इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन. ये डोपामिन को के ऊपर अफेक्ट करता है. डोपामिन क्या होता है स्टूडेंट्स? डोपामिन जो होता है एक तरीके से आपको एनर्जी देता है, ठीक है. तो उसके मतलब डोपामिन जो होता है वो आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, आपको थकावट देता है. तो ये डोपामिन की सिक्रेशन को रोक देता है, ठीक है. उसको रोकने की कोशिश करता है जिससे कि आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ता है. यानी कि कोकेन ओवरऑल आपको एनर्जी देता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है. कोकेन कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक इज यूजुअली स्नॉटेड. इट हैज पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी. यानी कि आपको बहुत ज्यादा क्या लगती है? एक तो बहुत ज्यादा मतलब सब कुछ डस्की सा दिखने लग जाता है, धुंधला दिखने लग जाता है. और क्या होता है? एनर्जी आपको इंक्रीज लगती है, ठीक है. बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है आपको, ठीक है. एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकेन कॉज हेलुसिनेशन. यानी कि ज्यादा ले लोगे तो हेलुसिनेशन हो जाएगी. अदर वेल नोन प्लांट्स hallucinogenic properties are atropa belladonna and dhatura. These days cannabinoids are also being abused by some sports person. Sports person जो होते हैं वो cannabinoids लेते हैं आजकल, जैसे कि चरस गांजा वगैरह, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. ड्रग्स लाइक barbiturates, amphetamines, benzodiazepines and other similar drugs that are normally used as medicine to help patients cope up with mental illness like depression and insomnia are often abused. यानी कि जो दवाइयों के तौर पे ड्रग्स आते हैं ना, वो भी आजकल गलत तरीके से इस्तेमाल होने लगे हैं. मॉर्फिन इज अ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर एंड इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट हु हैव अंडरगोन सर्जरी. मॉर्फिन जो है वो ऐसी टैबलेट है जो कि तब दी जाती है जब किसी पर्सन ने सर्जरी करवाई हो, ताकि उसको पेन कम लगे, मतलब दर्द कम हो और उसे नींद आए, ठीक है. लेकिन उसका भी गलत यूज होता है भाई लोगों को, ठीक है. सेवरल प्लांट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स हैव hallucinogenic properties have been used for the hundreds of years in the folk medicine, religious ceremonies and rituals all over the globe. When these are taken for a purpose other than the medical use, it is or in amount frequency that impairs one physical, psychological and physiological effect. It constituents drug abuse. यानी कि भाई मेडिसिन के अलावा किसी भी तरीके से अगर आप लोगे उसे तो वो आपके लिए अब्यूज ही है, यानी आप गलत इस्तेमाल ही कर रहे हो, ठीक है. आगे. Smoking also paves the way to hard drugs. Tobacco has been used by humans for more than 400 years. It is smoked, chewed or used as a snuff. Tobacco contains a large number of chemical substances include nicotine and alkaloid. Nicotine stimulates adrenal gland to release adrenaline and noradrenaline into the blood circulation, both of which raise blood pressure and increase the heart rate. क्या बोल रहे हैं? स्मोकिंग जो होती है पिछले 400 सालों से टबैको ले रहे हैं लोग. टबैको क्या करता है? टबैको के अंदर क्या होता है भाई? निकोटीन होती है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर देती है. एड्रेनलिन और नोरेड्रेनलिन रिलीज करवा देती है ब्लड के अंदर, और जिससे कि आपका हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, धड़कनें बढ़ जाती है.
Smoking is associated with increased incidence of cancer of lungs, urinary bladder and throat, bronchitis, emphysema, coronary heart disease, gastric ulcer, etc. यानी कि स्मोकिंग से क्या हो सकता है, स्मोकिंग से ये सारी दिक्कतें हो सकती है. Tobacco chewing is associated with increased risk of cancer of the oral cavity. Tobacco chewing वालों को यहाँ पर भी oral cavity के भी बहुत कैंसर होते हैं. ठीक है. Smoking increase carbon dioxide content in the blood and reduces the concentration of heme-bound oxygen. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा देगी, ऑक्सीजन कम कर देगी. This cause oxygen deficiency in the body. बॉडी में ऑक्सीजन की कमी कर देगी. When one buy packet of cigarette, one cannot miss the saturated warning that is present on the packing which warn against smoking and say that how it is injurious to health. Yet smoking is very prevalent in the society, both among young and old. Knowing the dangers of the smoking and chewing tobacco and its addictive nature, the youth and the old need to avoid these habits. Any addict require counseling and medicine help to get rid of the habit. ये कह रहा है कि जब भी आप टोबैको वगैरह या स्मोकिंग के लिए सिगरेट वगैरह खरीदो तो देखो उसकी पैक पे क्लियरली लिखा होता है कि इसके कितने नुकसान है, लेकिन लोग देखते नहीं है. ठीक है, लेकिन देखने की जरूरत है. क्यों? क्योंकि उससे आपकी बॉडी सही रहेगी. ठीक है, और जितने भी ऐसे लोग होते हैं जिनको इनकी एडिक्टिव हो जाता है, मतलब जिनको इनका नशा चढ़ जाता है, ठीक है, आदत हो जाती है, उन लोगों को बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, काउंसलिंग की जरूरत होती है ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है, चलिए इसके बाद आता है एडोलसेंट एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज. बस इस टॉपिक के बाद जो है हमारा एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, इफेक्ट ऑफ ड्रग, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, देन चैप्टर खत्म. ठीक है, इसमें सारी की सारी थ्योरी है, बस हम पढ़ते चलेंगे, आप समझते चलिए. ठीक है, चलिए. Adolescence and drug alcohol abuse. Adolescence means both a period and a process during which a child becomes mature in terms of his her attitudes and belief for effective participation in the society. The period between 12 to 18 years of age may be thought of as adolescence period. In other words, adolescence is a bridge linking childhood and adulthood. Adolescence is accompanied by several biological and behavioral changes. Adolescence thus is a very vulnerable phase of mental and psychological development of an individual. Adolescence एक वो period होता है जब आप बच्चे से बड़े होने लग जाते हो, तो बीच का जो लिंक होता है 12 से 18 साल की जो उम्र होती है, ये होता है एडोलसेंस. ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आप मेंटली बहुत अलग हो जाते हो, फिजियोलॉजिकली बहुत अलग हो जाते हो, फिजिकली भी बहुत अलग हो जाते हो. ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ है. ठीक है, क्यूरियोसिटी, नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि एक ऐसी उम्र जब आप बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हो, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो, हर चीज पता करना चाहते हो, ऐसी उम्र है ये. ठीक है, आप चाहते हो मैं ये भी देख लूं, वो भी देख लूं. ठीक है, कंस्टिट्यूट कॉमन कॉजेज व्हिच मोटिवेट यंगस्टर टुवर्ड्स द ड्रग एंड अल्कोहल यूज. यानी कि वो चाहते हैं कि यार एक बार ट्राई करके देखने में क्या होता है ना, वो वाला सीन आ जाता है. ठीक है, अ चाइल्ड नेचुरल क्यूरियोसिटी मोटिवेट हिम हर टू एक्सपेरिमेंट. देखिए, चाइल्ड की एक क्यूरियोसिटी कहती है कि भाई एक्सपेरिमेंट कर, और वो करता है, एक्सपेरिमेंट करता है और फिर उसे लत लग जाती है. बस यही खराबी है. ठीक है, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड फर्दर बाय इफेक्ट दैट माइट बी परसीव्ड एज बेनिफिट ऑफ alcohol or drug use. Thus, the first use of drug or alcohol may be out of the curiosity or experimentation, but later the child started using these to escape facing problems. यानी कि पहले तो आप मजे के लिए लोगे या ट्राई करने के लिए लोगे, लेकिन फिर आपको आदत हो जाएगी, फिर आप सोचोगे जब भी मुझे दिक्कत हो मैं पी लूं, ठीक है, मैं खा लूं, ये सारा काम हो जाता है. Of late, stress from the pressure to the excel in academics and examination has played a significant role in persuading the youngster to try alcohol and drugs. ठीक है, एग्जाम की टेंशन, एग्जाम में फेल होना, ये सब कारण रहे हैं इन सब चीजों के. The perception among youth that it is cool or progressive to smoke, use drugs or alcohol is also a way to major cause of youth to start these habits. उन्हें लगता है कि हम अगर ड्रग्स लेंगे, हम सिगरेट लेंगे तो हम कूल बन जाएंगे. ठीक है, टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर, इंटरनेट also help to promote these perception. सीधी सी बात है, टीवी पे ऐड आती है इन सब चीजों की. Other factors that have been seen to associated with the drug and alcohol abuse among adolescents are unable to अनस्टेबल और अनसपोर्टेड फैमिली स्ट्रक्चर एंड पीयर प्रेशर. यानी कि अगर किसी बच्चे को अपने पेरेंट्स का साथ नहीं मिल रहा है, पेरेंट्स समझा नहीं रहे हैं किसी चीज़ को लेके, या उन्हें अलोन फील होता है, या उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो पीता है, तो पीयर प्रेशर की वजह से ये सब कारण हो सकते हैं किसी के भी ड्रग एल्कोहल अब्यूज करने के. ठीक है, अब बात कर लेते हैं एडिक्शन एंड डिपेंडेंस की. यानी जब एडिक्शन हो जाती है तो डिपेंडेंस हो जाता है. चलिए, बिकॉज ऑफ द परसीव्ड बेनिफिट ड्रग्स आर फ्रिक्वेंटली यूज रिपीटेडली. ठीक है, इसके बेनिफिट तो हैं ही ऑब्वियसली. ठीक है, आपकी टेंशन खत्म हो जाती है. The most important thing which one fail to realize is the inherent addictive nature of alcohol and drugs. Addiction is a psychological attachment to certain effects such as euphoria and temporary feeling of well-being associated with the drug and alcohol. यानी कि अल्कोहल की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आपको एक बार के लिए लगता है सब अच्छा हो गया, और यही आपको अट्रैक्ट करता है. ठीक है, these drive people to talk them even when these are not needed, or even when they use become self-destructive. With repeated use of drug, the tolerance levels of the receptor present in our body increases. जितना ज़्यादा ड्रग लोगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी टॉलरेट करने लगी और आप और ज़्यादा लेने लगोगे. ठीक है, consequently the receptors respond only to a higher doses of drugs or alcohol, leading to greater intake and addiction. ठीक है, however, it should be clearly borne in the mind that use of these drugs even once can be a forerunner to the addiction. एक बार खाने से भी addiction
हो सकता है। Thus, the addictive potential of the drugs and the alcohol pull the user into the vicious circle leading to their regular use from she may not be able to get out. In the absence of any guidance or counseling, the person get addicted and become dependent on their use. उन्हें आदत पड़ जाती है। ठीक है, डिपेंडेंस क्या होता है भाई, ये तो हो गया एडिक्शन, यानी कि आपने एक बार लिया और फिर आपको आदत पड़ गई, अब आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे जब तक आपको कोई गाइडेंस ना मिले। अब बात करते हैं डिपेंडेंस की। डिपेंडेंस क्या है भाई? डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल syndrome if regular dose of drug alcohol is abruptly discontinued. This is characterized by anxiety, shakiness, dependence। मतलब अब आप ड्रग पे डिपेंड हो चुके हो, ठीक है, आपको वो नहीं मिलता तो आपकी बॉडी में बहुत अलग अलग से इम्यून रिस्पॉन्स हो जाते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी में एंजाइटी होती है, ठीक है, आपको मतलब चैन नहीं आता, बेचैनी होती है, शेकीनेस होती है, कांपते रहते हो, ठीक है, नोजिया हो जाता है, स्वेटिंग, पसीना आता है सारा दिन, विच में बी रिलीव्ड व्हेन यूज इज रिज्यूम्ड अगेन, यानी आप दोबारा लेना शुरू करोगे ये सब ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। इन सम केसेस विड्रॉल सिम्टम कैन बी सीवियर एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग एंड द पर्सन मे नीड मेडिकल सुपरविजन, यानी कि कई बार तो ऐसा होता है जब इंसान छोड़ने की कोशिश करता है तो वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, डिपेंडेंस लीड टू द पेशेंट टू इग्नोर ऑल द सोशल नॉर्म इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट फंड्स टू सैटिस्फाई हिज हर नीड। दिस रिजल्ट इन मैनी सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, यानी कि अगर किसी को लत लग जाती है बुरी वाली, यानी वो अब उस पर डिपेंड करने लग गया है, तो उसकी वजह से उसकी इकोनॉमिक दिक्कत भी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है। इफेक्ट ऑफ ड्रग एल्कोहल अब्यूज, अब क्या होगा इसका इफेक्ट? द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एल्कोहल अब्यूज आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेकलेस बिहेवियर, यानी गंदा बिहेवियर हो जाता है, वेंडलिज्म एंड वायलेंस, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हो आप। एक्सेसिव डोसेज ऑफ ड्रग मे लीड टू कोमा एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, आपका रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से कोमा भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, सेरिब्रल हीमोरेज हो सकता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स और देयर इनटेक अलॉन्ग विद द एल्कोहल जनरली रिजल्ट इन द ओवरडोजिंग एंड इवन डेथ। ठीक है, यानी कि अगर कई बार क्या होता है इंसान ओवरडोज ले लेता है और वो उसी टाइम मर भी जाता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन of the drug and alcohol abuse among the youth include drop in academic performance, unexplained absence from school, college, lack of interest in personal hygiene, withdrawal, isolation, depression, fatigue, indigestion। ये सब क्या है? ये सब मतलब कॉमन सिम्टम्स है, यानी कि बच्चा जो है पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, ज़्यादातर स्कूल कॉलेज आता नहीं है, हमेशा अकेला रहता है। ठीक है, ये सब उसके कारण हो सकते हैं। एग्रेसिव है, मोटा होता जा रहा है, डिप्रेशन में जाता जा रहा है, हर चीज़ से उसने पीछे छुड़वा लिया है, उसे किसी से बात करने का मन नहीं करता, उसे नहाने धोने का मन नहीं करता, ये सारी चीज़ें, अपनी फैमिली के साथ बैठने का मन नहीं करता, ये सारी चीज़ें सिम्टम्स हैं कि उसने शायद ड्रग लेना शुरू कर दिया है। ठीक है, उसके बाद उसकी स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाते हैं, ईटिंग हैबिट चेंज हो जाती है, वो अलग तरीके से हरकतें करने लग जाता है। ठीक है, देयर मे बी इवन सम फार रीचिंग इम्प्लीकेशन ऑफ ड्रग एल्कोहल अब्यूज। इफ एन अब्यूजर इज अनेबल टू गेट मनी टू बाय drug alcohol, he she may turn into the stealing. The adverse effects are just not restricted to the person who is using drug or alcohol. At time drug alcohol addict become the cause of mental and financial distress of family and friends, यानी कि इतनी बुरी हालत हो जाती है कि इंसान चोरी पे उतर आता है, उसे लगता है कि ड्रग्स खरीदने के लिए मुझे चोरी करनी पड़ेगी, और चोरी करने से वो सिर्फ खुद का ही नहीं अपनी फैमिली का भी नुकसान करवाता है। क्योंकि क्या होता है, देखो आपने सुना होगा कि इंसान की जितनी कमाई होती है सारी की सारी वो उड़ा देता है किसमें? ड्रग्स एल्कोहल में। ठीक है, इवन ऐसा होता है कि घर वाले जितने लोग घर में कमा रहे हैं ना, उन सबकी ही कमाई अपने शौक में उड़ा दिया, ऐसा सीन हो जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ खुद का ही नहीं फैमिली का भी नुकसान है। दोज हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली, यानी कि वेन्स में लेते हैं, direct injection into the vein using a needle and the syringe are much more likely to acquire serious infection like AIDS and hepatitis B, जैसा कि मैंने बोला, क्योंकि syringes से फैलता है। The virus which are responsible for the disease are transferred from one person to another by sharing of infected needles and syringes। अब दो दोस्त बैठे हैं, दोनों ड्रग कर रहे हैं, अब एक एड्स है तो दूसरे के हो जाएगा, उनके क्या फर्क पड़ता है ना। Both AIDS and hepatitis B infections are chronic infections and ultimately fatal, यानी कि मौत तक का खतरा है। Both can be transmitted, मतलब ultimately fatal ही है, खतरा क्या है? मौत ही है आखिरी में तो। Both can be transmitted through sexual contact or infected blood। ठीक है, ठीक है। The use of alcohol during adolescence may also have long-term effect. It could lead to heavy drinking in adulthood. The chronic use of drug and alcohol damage the nervous system and liver. Liver के damage को cirrhosis कहते हैं। ठीक है, The use of drug and alcohol during pregnancy is also known to adversely affect the fetus. Even fetus की मतलब मानसिक हालत भी खराब हो सकती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। Another misuse of drug is that certain sport person do the enhance their performance, यानी कि सीधी सी बात है, स्पोर्ट पर्सन क्या करते हैं, वो अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए ड्रग्स लेते हैं, जिससे कि वो ड्रग्स लेकर मैच खेलने चले जाते हैं। मैच खेलने जाते हैं तो एनर्जी ज़्यादा होती है, अच्छे खासे मैच खेलते हैं, जीतते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल ऐसी चीज़ें बैन हो चुकी है। ठीक है, पहले ही उनका टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है,
The use of narcotic, analgesic, anabolic steroids, diuretics, certain hormones in sport to increase the muscle strength and bulk to promote aggressiveness and as a result of athletic performance. The side effect of these use of anabolic steroids in female include masculination, feature like male, increased aggressiveness, mood swing, depression, abnormal menstrual cycle. यानी कि फीमेल्स अगर ये ज़्यादा लेने लगे तो उनमें क्या हो जाएगा, उनके अंदर काफ़ी सारा मेल्स के कैरेक्टर आ जाएंगे, उनकी एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगी, लड़ाई झगड़ा करने लगेंगी, मूड स्विंग्स होने लग जाएंगे, डिप्रेशन होने लग जाएंगे, उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ऊपर नीचे होने लग जाएगा, ठीक है। हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी बॉडी पे, फेस पे, क्लाइटोरिस का जो साइज है वो बढ़ने लग जाएगा, उनकी वॉइस जो है वो गहरी होने लग जाएगी मेल्स जैसी, ठीक है, उनकी पिंपल्स होने लग जाएंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मेल्स में क्या होते हैं, मेल्स में भी ऐसे ही होता है, मूड स्विंग हो गया, डिप्रेशन हो गया, टेस्टिकल्स की साइज का कम हो गया, स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाती है, किडनी लीवर की डिसफंक्शनिंग हो जाती है, बॉडी सही ढंग से काम नहीं करती है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाती है, प्री मैच्योर बाल्डनेस यानी गंजापन आने लग जाता है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बढ़ जाती है, ठीक है। दीज इफेक्ट में भी परमानेंट विद द प्रोलॉन्ग्ड यूज, यानी कि आप लंबा यूज करोगे तो ये प्रोलॉन्ग होते जाएंगे, फीमेल में फीमेल के, मेल में मेल के। इन द एडोलसेंस मेल और द फीमेल सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने, प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंचुरीज, लॉन्ग बोन्स में रिजल्ट इन द स्टंटेड ग्रोथ, काफी लोगों में स्टंटेड ग्रोथ भी हो जाती है, ठीक है। चलिए भाई, उसके बाद लास्ट टॉपिक है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, देन क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है भाई, क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं और क्या कंट्रोल कर सकते हैं ड्रग एल्कोहल के अगेंस्ट, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर मतलब भाई दोस्तों का, ठीक है, वो पी रहा है, मैं छोटा दिखूंगा उसके आगे नहीं पीऊंगा तो ये चीज गलत है, पीने दो उसको, या उसको भी रोको, ठीक है, उसको भी रोको पीने से और खुद भी मत पियो। मतलब एक तो आप दूसरे को भी नहीं रोक रहे हो और खुद भी पीने लग रहे हो, ठीक है, दोनों काम नहीं करने, दोनों ही उल्टा करना है, दूसरे को भी रोको और खुद भी मत पियो। दूसरा एजुकेशन एंड काउंसलिंग, यानी कि आप सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, इनके नुकसान का, इसका फायदे का, हर चीज का आपको पता होना चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए ऐसे प्रॉपर्ली इन लोगों की। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, यानी कि आपको जब भी लगता है कि आप इन सेक्टर्स में जा रहे हो, शायद आपको अल्कोहल ड्रग की लत लगने वाली है या आपका मन कर रहा है अल्कोहल पीने का, ड्रग लेने का, तो आप जाइए अपनी फैमिली के पास, उनसे बातचीत करिए, उनसे डिस्कशंस करिए, ठीक है, अपने दोस्तों से बात करिए कि मेरा ये मन कर रहा है, तो शायद आपको कोई समझाने वाला बन जाए, ठीक है। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, आपको पता है कि ये सब खतरनाक है तो उनके डेंजर साइंस को भी ध्यान दीजिए, आप देखिए कि उसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं कि अलर्ट करते हैं कि ये गलत है चीजें, तो आप ध्यान रखिए। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, और अगर जरूरत पड़ती है तो प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प भी ले लीजिए, क्योंकि टाइम से अगर आप मेडिकल हेल्प ले लोगे तो शायद आप ठीक हो जाओगे, लेकिन अगर टाइम से नहीं ली तो आपकी डेथ तक भी हो सकती है, ठीक है। और ये सारी चीजें सबसे ज्यादा इजिली किस मूवी में दिखती है, संजू मूवी में आप सब देख सकते हो ये, ठीक है, प्रॉपर्ली दिखेगा किस तरीके से लत लगती है, कैसे कैसे सब कुछ होता है, पीयर प्रेशर भी दिखेगा उसमें, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज होता है खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, बायोटेक शुरू करेंगे, तो तब तक के लिए क्या करना है, पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।